25 ऑफ जून 1975 भारत की डेमोक्रेसी का ब्लैक डे, जब एक प्रधानमंत्री ने सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाने के लिए लगातार 2 सालों तक इस देश को अंधकार में धकेल दिया, इस देश के डेवलपमेंट को रोक दिया, लोकसभा के इलेक्शंस रोक दिए, इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंस रोक दी, यहां तक कि सबसे बड़े ऑपोजिशन लीडर्स जिसमें मोरारजी देसाई से लेकर चौधरी चरण सिंह से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर लाल कृष्ण आडवाणी तक के लीडर्स को जेलों में भर दिया, ताकि इस देश में कोई ऐसा बचे ना जो उस प्रधानमंत्री के खिलाफ खड़ा रहे और सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाने के लिए इस देश के संविधान को अपनी एड़ी के नीचे दबा दिया। हम बात कर रहे हैं इंदिरा गांधी की। 1975 का ये वो दौर है जब भारत की पॉलिटिक्स कॉन्फ्लिक्ट के नाम पर अपने पीक पर थी। जब इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी तो कांग्रेस शायद अपने पीक पर पहुंची थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के कांग्रेस के ईरा के बाद, लेकिन कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी और कांग्रेस के खिलाफ बहुत सारी ऐसी लोकल पार्टीज तैयार होती जा रही थी और उसमें से एक नेशनल लेवल पर पार्टी उभर कर आती है जनता पार्टी, जिसमें पॉलिटिकली तो शामिल नहीं थे लेकिन नॉन पॉलिटिकली जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण, जिन्हें हम लोग लोकनायक के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ आवाज उठाई और उनके लिए यह कहा गया दैट इंदिरा गांधी इज अ डिक्टेटर चूजन बाय द प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेसी। और इंदिरा गांधी को यह यकीन हो गया था कि अगर जयप्रकाश नारायण लगातार इस तरीके से उनके खिलाफ मोर्चा खोलते रहे, क्योंकि 1974-75 में हमें वो दिन भी देखने को मिला है कि जयप्रकाश नारायण की सिर्फ एक आवाज पर दिल्ली के रामलीला मैदान में 2 लाख से ज्यादा लोग उनका भाषण सुनने के लिए आ जाते थे अपना काम छोड़कर, और इंदिरा गांधी के खिलाफ खुलेआम दिन दहाड़े नारे लगाते रहते थे अपने आर्टिकल 19 का इस्तेमाल करके। इन सारी चीजों को विटनेस करने के बाद जब इंदिरा गांधी को लगा कि आने वाला लोकसभा चुनाव वो हार सकती हैं और कांग्रेस के अलावा किसी और पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर शायद इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, तो यह हार शायद उनके ईगो को इतनी बुरी तरीके से हर्ट कर सकती है कि उन्होंने यहां पर इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पर नहीं लेकिन आर्म्ड रेबेलियन के नाम पर इमरजेंसी लगा दी 25 जून 1975 को। और 1977 में जब इन्होंने इमरजेंसी हटाई तो इनका ओवर कॉन्फिडेंस इतना था कि इन्हें यह लग रहा था कि 2 साल तक जब इन्होंने भारत की डेमोक्रेसी को अंधेरे में रखा, अंधकार में रखा, तो उसके बाद भी लोग इंदिरा गांधी को ही वोट देंगे, लेकिन हुआ इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट। कांग्रेस तो छोड़िए, इंदिरा गांधी खुद अपनी सीट से हार गई और इस भारत को, इस देश को नॉन कांग्रेस पहला प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नाम पर 1977 में हमें मिला। तो ये जो इमरजेंसी है या ब्लैक डे है, जिसकी अगले साल हम एनिवर्सरी भी देखने वाले हैं, इसकी पूरी कहानी क्या है, इंदिरा गांधी का इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, जयप्रकाश नारायण इंदिरा गांधी के अगेंस्ट क्यों खड़े थे और क्यों जयप्रकाश नारायण का यह कहना था कि इंदिरा गांधी इस देश की डेमोक्रेसी को खत्म कर देगी, इन सारी कॉम्प्लिकेटेड चीजों को आज के इस वीडियो में डिटेल में और आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। वेलकम टू चहल एकेडमी, दिस इज अनुभव दीपानी। लेकिन इस तरीके के ब्लैक डे के बारे में डिस्कशन करने से पहले जरूरी यह है कि हम उन यूपीएससी एस्पिरेंट्स के बारे में बात करें जो इस एग्जामिनेशन को क्रैक करके अपने आईएएस बनने का सपना पूरा करना चाहते हैं, लेकिन रिसोर्सेस के ऑब्स्टेकल्स की वजह से वो इस तैयारी में कभी प्रवेश नहीं कर पाते हैं। तो चहल एकेडमी उन सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए दिवाली के इस शुभ अवसर पर एक स्कॉलरशिप लेकर आया है, जिसमें आप ऑनलाइन मोड में प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी सिर्फ 49,999 रुपीज में, और इसी की तैयारी रिकॉर्डेड मोड में 19,999 रुपीज में कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहां पर रजिस्ट्रेशन के लिए दिवाली जो कोड है वो यूज यहां पर करना पड़ेगा। तो अब न्यूज में इसलिए है क्योंकि अगले साल 2025 में इस पर्टिकुलर ब्लैक डे को 50 साल पूरे होने वाले हैं। और यहां पर 1975 में जब इंदिरा गांधी ने यहां पर इमरजेंसी लगाई थी तो यह कारण दिया गया था कि आर्म्ड रेबेलियन जो है यहां पर भारत में शुरू हो चुका है। दरअसल बात यह थी कि जयप्रकाश नारायण जनता पार्टी की लीडरशिप करके किसी भी तरीके का आर्म्ड रेबेलियन नहीं कर रहे थे, लेकिन आर्टिकल नंबर 19 के तहत राइट टू प्रोटेस्ट का इस्तेमाल करते हुए सिर्फ और सिर्फ अपने फंडामेंटल राइट्स का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन इंदिरा गांधी का चुनाव हारने का डर उन्हें इस सीमा तक ले आया कि वो ये डिसीजन ले बैठी कि भारत में अब नेशनल इमरजेंसी जो है वो पूरी तरीके से यहां पर डिक्लेयर की जाएगी। लेकिन अगर हम लोग यहां पर पहले इमरजेंसी की बात करें तो हमें यहां पर 3 तरीके की इमरजेंसी, आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 में हमें प्रेसिडेंट रूल जिसे स्टेट या कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी, और आर्टिकल 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है हमें देखने को मिलती है। अगर हम लोग यहां पर
आर्टिकल नंबर 352 की बात करें तो आर्टिकल नंबर 352 के बारे में साफ तौर पर यह कहा गया है कि वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन, ये तीनों चीजों पर बेसिकली इमरजेंसी लग सकती है। पहले इसे इंटरनल डिस्टर्बेंस कहा गया था, आर्म्ड रिबेलियन जहां पर लिखा है, लेकिन बाद में यहां पर मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के तहत इंटरनल डिस्टर्बेंस को आर्म्ड रिबेलियन कर देते हैं। देखिए यही सबसे बड़ा फर्क है इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई के बीच में। इंदिरा गांधी को जब इमरजेंसी लगानी थी तो संविधान के हर नियम कानून को उन्होंने अपने हिसाब से पूरी तरीके से अमेंड कर दिया था 38th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975 में, जिसकी वजह से इमरजेंसी लगाना उनके लिए आसान हो चुका था और इमरजेंसी हटाना उनके लिए मुश्किल हो चुका था। लेकिन जब मोरारजी देसाई 1977 में भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं तो प्रधानमंत्री के पास, मोरारजी देसाई के पास इस बात की अपॉर्चुनिटी थी कि इंदिरा गांधी ने जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का गलत फायदा उठाया है, गलत नियम कानूनों और संशोधनों को लागू करके, उन्हीं गलत नियम कानूनों का फायदा उठाकर मोरारजी देसाई भी कम से कम 5 से 10 साल तक भारत के प्रधानमंत्री बने रह सकते थे। लेकिन मोरारजी देसाई इस देश के प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बने थे क्योंकि उन्हें वो पावर और सत्ता चाहिए थी, लेकिन इसलिए बने थे क्योंकि वो इस देश की डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को जिंदा रखना चाहते थे। और प्रधानमंत्री बनने के जस्ट 1 साल बाद ही उन्होंने 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 लेकर आते हैं, जिसमें उन सभी गलत कानूनों को कैंसिल कर दिया गया जो इंदिरा गांधी के द्वारा 38th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975 में बनाए गए थे। यानी कि मोरारजी देसाई ने इंदिरा गांधी के बनाए गलत और असंवैधानिक कानूनों का फायदा नहीं उठाया, बल्कि इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए उन कानूनों को सही किया और फिर सही तरीके से इंप्लीमेंट किया। क्योंकि ये इमरजेंसी की लड़ाई सिर्फ इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई और जयप्रकाश नारायण की नहीं, लेकिन 38th और 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की भी हमें देखने को मिलती है। लेकिन वही अगर हम लोग आर्टिकल नंबर 356 में प्रेसिडेंट रूल की बात करें तो यह तब लगाया जाता है जब स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर पाती, मैकेनिज्म फेल हो जाता है और गवर्नर रिटर्न एडवाइस देता है प्रेसिडेंट को, और किसी भी तरीके का फाइनेंशियल क्राइसिस जब देश में आता है तो आर्टिकल 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है। अब अगर नेशनल इमरजेंसी एक बार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आर्टिकल 352 में लगा दी जाती है तो यहां पर पार्लियामेंट जो है वो विद इन 1 मंथ उसे स्पेशल मेजॉरिटी से यहां पर पास करना जरूरी होता है। वहीं अगर प्रेसिडेंट रूल के लिए देखें तो वो 2 महीने हो जाता है और फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए फिर से वो 2 महीने हो जाता है। अगर प्रोक्लेमेशन की बात करें कि किस तरीके से बेसिकली उसको हटाया जाता है तो ये प्रेसिडेंट ही आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी हटाएंगे, लेकिन यहां पर लोकसभा के द्वारा ये रिजोल्यूशन पास होना जरूरी है। और बाकी प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी में हम लोग ये देखते हैं कि डायरेक्ट प्रेसिडेंट के द्वारा यहां पर हटाया जा सकता है। इंप्लीमेंटेशन की अगर बात करें तो ये जो हमारी नेशनल इमरजेंसी है वो 1962-71 में वॉर की वजह से लगाई गई थी, जो बिल्कुल सही थी, लेकिन 1975 में ये पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए लगाई गई थी, जिसका क्रिटिसिज्म आज हम आपके सामने कर रहे हैं। वहीं प्रेसिडेंट रूल तो इस देश में अलग अलग राज्यों में 100 से ज्यादा बार लगा है और यहां पर फाइनेंशियल इमरजेंसी बिल्कुल भी नहीं लगी। और भारत की अर्थव्यवस्था और जिस तरीके से हमारी इकोनॉमी लगातार ग्रो कर रही है, ऐसे चांसेस हमें दूर दूर तक नहीं दिखाई देते कि शायद कभी आगे भविष्य में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगे भी। अब यहां पर आप ये देखिए कि 62 में और 71 में चाइना और पाकिस्तान के वॉर के टाइम पे लगाई गई थी, लेकिन 1975 में बेसिकली इमरजेंसी क्यों लगाई गई थी इसके बारे में हम इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी अभी बात कर चुके हैं। अब इसके लिए बहाने इंदिरा गांधी सरकार ने बहुत सारे दिए थे कि यहां पर पॉलिटिकल डिसकंटेंट है, या फिर जो ऑपोजिशन का मूवमेंट है वो गलत तरीके से चलाया जा रहा है, या फिर यहां पर जुडिशियल चैलेंजेस भी इंदिरा गांधी के खिलाफ यहां पर बहुत दे दिए गए थे। तो इंदिरा गांधी की सरकार ने बड़े सही तरीके से इसको कवर अप करने की कोशिश की, लेकिन सच्चाई जो है वो जो डेमोक्रेसी से और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड होती है वो कभी भी किसी के भी सामने यहां पर छुपती नहीं है। तो अगर हम लोग यहां पर देखें कि इफेक्ट हमें इमरजेंसी के यहां पर क्या क्या देखने को मिले थे, तो सबसे पहली बात तो यह थी कि यहां पर मीडिया को पूरी तरीके से कंट्रोल किया गया था। वैसे आज की सरकार पर भी आरोप लगते हैं कि मीडिया को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया जाता है, लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि आज लोकतंत्र पूरी तरीके से खतरे में है, वो जो हमारे पढ़े लिखे लेफ्टिस्ट लोग हैं, वो दरअसल क्या है कि 1975 के वक्त का पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पढ़ना भूल चुके हैं। और लक्ष्मीकांत बुक पढ़ने की सबसे ज्यादा जरूरत उन्हें है, क्योंकि 1975 में मीडिया की क्या हालत थी, ये आज जो लोग सरकार में बैठे हैं 1975 में यही लोग ऑपोजिशन में थे
तो उनसे पूछने की जरूरत है कि आज ज्यादा आपको मीडिया गुलाम दिखती है या 1975 में, क्योंकि कम से कम आज मीडिया अगर किसी के फेवर या अगेंस्ट में है लेकिन कम से कम बोल तो पाती है। 1975 में तो उनकी जबान ही खींच ली गई थी पूरी तरीके से। वहीं यहां पर हमें इंटरनल पावर स्ट्रगल भी देखने को मिलता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को उस टाइम पे लगा था कि उनकी जो हार है उनकी दरवाजे की चौखट पर खड़ी है। अथॉरिटेरियन पावर जो है इंदिरा गांधी का हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, और सोशल अनरेस्ट जो है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका था, क्योंकि समाज में भी भारतीय जो वोटर्स हैं उनमें भी हमको यहां पर देखने को मिला था कि इंदिरा गांधी के अगेंस्ट ऑफ वोट दिया जा रहा है, क्योंकि इंदिरा गांधी का जो कॉन्फिडेंस है वो ओवर कॉन्फिडेंस में तब्दील हो चुका था, और वो जो ओवर कॉन्फिडेंस है वो धीरे धीरे घमंड में तब्दील हो चुका था। इस बात का सबूत ये है कि चुनाव में, रैलियों में इंदिरा गांधी के लिए जो नारे लगाए जा रहे थे वो ये थे कि इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। और यहां पर जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी के गरीबी हटाओ के नारे के खिलाफ एक और नारा दिया था, इंदिरा हटाओ देश बचाओ। तो फिर फाइनली वो 1977 में देश बचाने में काफी हद तक सफल भी हुए थे। अब यहां पर आप ये देखिए कि कुछ हद तक तो हमें ऐसी चीजें भी देखने को मिलती है जहां पर जुडिशरी भी पूरी तरीके से इंदिरा गांधी के फेवर में आ चुकी है। यहां पर जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला का 1976 का केस हमें देखने को मिलता है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है बड़ा कंट्रोवर्शियल होता है। 5 जजेस की बेंच ने 4:1 से ये कहा था कि अगर गवर्नमेंट नेशनल इमरजेंसी यहां पर लगाती है तो आर्टिकल 20 और 21 का जो राइट टू लाइफ और राइट अगेंस्ट प्रोटेस्ट है, वो अरेस्ट है, वो भी यहां पर पूरी तरीके से सस्पेंड हो सकता है। ये काफी कंट्रोवर्शियल और गलत जजमेंट था। हालांकि बाद में 2017 में पुट्टस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में इस पुराने सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को पूरी तरीके से पलट दिया गया, और यह कहा गया कि चाहे जो भी हो जाए लेकिन 20 और 21 जो फंडामेंटल राइट का आर्टिकल है वो कभी भी यहां पर सस्पेंड जो है वो नहीं होना चाहिए। यहां पर आपको शाह कमीशन की भी बेसिकली एक रिपोर्ट देखने को मिलती है, जिसके चेयरमैन खुद जस्टिस जे.सी. शाह रहे थे, और इन्होंने बेसिकली ये कहा था कि गवर्नमेंट का एक्शन बिल्कुल इसी तरीके का था कि यहां पर वो मास अरेस्ट करना चाहते थे, और जो ऑपोजिशन के लीडर थे जो इंदिरा गांधी के खिलाफ थे उनको पूरी तरीके से यहां पर बेसिकली जेल में भर दिया गया था, ताकि डेमोक्रेसी का गला घोट दिया जाए और लोगों के पास ऑप्शन ही ना बचे कि वो किसी और को भी यहां पर बेसिकली वोट कर सके। अब यहां पर देखिए कि अगर हम लोग एक और चीज देखें कि जो लेसन जो है इमरजेंसी से बेसिकली हमको यहां पर मिले हैं, जो डेमोक्रेसी के लिए एक वक्त पर खतरा हो चुका था, उसमें सबसे पहले हमें यह देखने को मिलता है कि जुडिशरी से यहां पर वो जो कंफ्लिक्ट है वो पूरी तरीके से अवॉइड करना चाह रही थी, क्योंकि जुडिशरी को अगर आप देखें, चाहे वो आप 1976 का गोलकनाथ केस देख लें या 1973 का केशवानंद भारती केस देख लें या इमरजेंसी के बाद का मिनर्वा मिल्स केस 1980 देख लें, तो उसमें जुडिशरी वर्सेस इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट का यहां पर कंटिन्यूअसली टसल चल रहा था इन द नेम ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्लस यहां पर फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना जरूरी हो जाता है इमरजेंसी के केस के बाद हमें यह देखने को मिलता है, क्योंकि कोई भी सरकार कभी भी इतनी मजबूत नहीं होनी चाहिए, और अगर है भी तो सरकार को कोई अधिकार नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स को पूरी तरीके से यहां पर खत्म कर दे। प्लस यहां पर सिविल सोसाइटी और मीडिया की सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अगर किसी भी तरीके से सरकार यहां पर डेमोक्रेसी को खत्म करने की कोशिश करती है, जिस तरीके से 1975 में किया गया था। तो अगर आप इस देश की डेमोक्रेसी में राइट विंग है, लेफ्ट विंग है, सेंट्रल विंग है या नेशनलिस्ट विंग के हैं, आपको इस देश की राजनीति में 50 से 75 साल पहले क्या हुआ था यह भी जानना जरूरी है, क्योंकि जो जनता पार्टी की सरकार 1977 में केंद्र सरकार में आई थी, जब वो जनता पार्टी 1980 में हारी और दोबारा इंदिरा गांधी की सरकार बनती है, तो यही जनता पार्टी टूटकर छोटी छोटी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज में डिवाइड हो जाती है, और जिन पॉलिटिकल पार्टीज में आज के नाम में आपको जनता शब्द दिखाई देता है, वो सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो जनता पार्टी से ही निकली हुई हैं। उदाहरण के तौर पर आप भारतीय जनता पार्टी बीजेपी देख लीजिए, या राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी देख लीजिए, या जनता दल यूनाइटेड जेडीयू देख लीजिए, या बीजू जनता दल बीजेडी देख लीजिए। ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो जनता पार्टी से ही टूट कर अलग निकली हैं, और आज जो पॉलिटिकल पार्टीज नेशनलिस्ट पार्टीज बनी बैठी हैं, नेशनल लेवल पे स्टेटस लेकर बैठी हैं, उनका इतिहास कहीं ना कहीं जनता पार्टी से ही जुड़ा हुआ है। तो ये जनता पार्टी का इतिहास आज के राजनीतिक इकोसिस्टम के लिए कितना ज्यादा जरूरी है, और इंदिरा गांधी का ये जो ब्लैक डे था डेमोक्रेसी के खिलाफ, ये कितना बुरा था और देश पर इसका क्या असर पड़ा। अगर आप चाहते हैं कि देश के हर नागरिक को ये बात समझ में आए और पता चले, ताकि वो अपनी राजनीतिक समझ को और आगे बढ़ा पाए, तो उसके लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। और इसी तरीके के कंटेंट को अगर आप लगातार कंज्यूम करना चाहते हैं जो आपकी यूपीएससी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और आसान बनाएगा, सो फॉर दैट
प्लीज स्टे ट्यून टू चहल एकेडमी और इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरीके की वीडियोस और अनकही चीजें हम आप तक लाते रहे। दिस इज अनुभव दीपानी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।